हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम हड़प्पा पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, हड़प्पा के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा का सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? तो जानते रहिएगा, 12 कक्षों का अन्नागार जो था, ये हड़प्पा का सबसे बड़ा इमारत था। उसका आकार कैसा था? इस ढंग से बनाया गया था, बीच में से रास्ता था और छः इधर बनाया गया था। इसी तरह से वे सबसे बड़ा विशाल अन्नागार यहाँ का हड़प्पा का था। ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल कौन से थे? गेहूँ और जौ। ठीक है। और हड़प्पा पाकिस्तान के माउंट गोमड़ी जिले के रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, जो बाएं तट पर। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के प्रथम साक्ष्य चार्ल्स मिशन द्वारा 1826 में इकट्ठा किया गया था, लेकिन खोजा नहीं गया था, इकट्ठा किया गया था। कुछ अवशेष मिले थे, तो बाद में उसको खोज किया गया दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में, लेकिन इसकी खुदाई 1923 में शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और दूसरी बार इसकी खुदाई कब शुरू की गई? तो माधव स्वरूप वस्त ने इसकी दूसरी बार खुदाई शुरू की थी। कब? 1926 से। ठीक है दोस्तों। और तीसरी बार मार्टिमर व्हीलर ने 1946 में इसकी खुदाई, सभ्यता की खुदाई की और इसकी खोज की गई। आगे हड़प्पा में एक कब्रिस्तान था जिसमें 57 कंकाल पाए गए थे। एक क्वेश्चन एग्जाम का बन चुका है, पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है और वनडे एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। आज जब घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो 57 कंकाल पाए गए थे, और जिसको कुछ कंकाल तो बिल्कुल नष्ट हो गए थे, केवल 37 कंकाल ऐसे थे जिन पर शोध किया जा सकता था प्रयोगशाला में लेकर के। इसीलिए इस कंकाल का नाम रखा गया R37। तो एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि R37 किससे संबंधित है? तो आप मानव कंकाल या कब्रिस्तान से संबंधित है। ठीक है। और उर्वरतक देवी किसे कहा जाता था? कि जो वही पृथ्वी माता जो है, उनको उर्वरतक देवी कहा जाता था। उसमें क्या था कि एक स्त्री थी और उनके गर्भ से एक पेड़, उगता हुआ पेड़ का चित्रण किया गया था। इससे हमें समझ पाते हैं कि वो मिट्टी की देवी या वही पृथ्वी माता कहा जाता था। ठीक है। मनुष्यों के साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य यहाँ पे मिला था। कहाँ से मिला था? रोपड़ में। ठीक है दोस्तों, रोपड़ की खोज किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। शंख का बना हुआ बैल की मूर्ति मिली। पीतल का बना हुआ इक्का मिला। इक्का समझते हैं ना, जो घोड़े के पीछे लगता था, लोग बैठते थे, सामान रखा जाता था। आज ज़माने में नहीं दिखता वो। और ईंटों के बने हुए चबूतरे मिले। गेहूं एवं जौ के दाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये सब हड़प्पा से था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदाड़ो। ठीक है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मृतकों को टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। अगला, ये स्थित कहाँ है? इसका एग्जैक्ट लोकेशन जानते हैं। तो पाकिस्तान का लरकाना जिला है। हड़प्पा बात का तो माउंट गोमड़ी जिला था, ये लरकाना जिला है। और मोहनजोदाड़ो का पता यहाँ चलता है, 21 नदी किनारे है, सिंध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। और पूछेगा अगर कि मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? तो विशाल धान्यागार हो जाएगा। ठीक है। इसका लेंथ कितना था, मतलब लंबाई कितनी थी? तो 45.71 मीटर लंबा था, 15.23 मीटर चौड़ा था ये धान्यागार। लेकिन आपको प्रसिद्ध इमारत की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध इमारत जो थी, ये विशाल स्नानागार था। ठीक है दोस्तों, स्नानागार सबसे प्रसिद्ध था। इसकी लंबाई 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, इस आकार का था। ठीक है। ये था 12, ये था 7, और किनारे किनारे ऐसे कपड़ा चेंज करने के लिए बने थे। और यहाँ पे कुओं का निर्माण भी किया गया था। और यहाँ पे जल निकासी, जो इसमें पानी लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे, इसका जल निकासी का भी व्यवस्था किया गया था अच्छे ढंग से। इस सिंधु घाटी का स्ट्रक्चर था ऐसे। क्या क्या प्राप्त किया गया था, इसको हम जानते हैं यहाँ से। सबसे पहले जानिए, जॉन मार्शल ने ये इसको विश्व के सबसे अद्भुत इमारत को दर्जा दिया है। किसको? स्नानागार को। और यहाँ से एक सॉसेज का चिन्ह प्राप्त किया गया, एक महाविद्यालय को भवन प्राप्त हुआ, नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई, पशुपतिनाथ की, जिसे हम शंकर भगवान मानते हैं, और पुरोहित तथा राजा के साथ मूर्ति मिला। प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य मिला, सिंगारदान मिला। ठीक है दोस्तों। और एक हाथी की अस्थियाँ मिली,
सूती वस्त्र। सूती वस्त्र से आप रिलेट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक व्यापार किस चीज़ का करते थे सिंधु घाटी वाले, तो कपास का करते थे, ठीक है। और कपास से सूती वस्त्र बनता है, तो इसलिए सूती वस्त्र व्यापार इनका था। यहाँ से साक्ष्य मिला है सूती वस्त्र का। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी थी। सबसे फेमस क्वेश्चन है, पूछता है कि नर्तकी की मूर्ति जो थी किस चीज़ की बनी थी, कांसे की बनी थी। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अभी 2-3 साल पहले का न्यूज है कि पाकिस्तान ने मांग किया था कि जो नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदाड़ो से मिला है वो हमारा है, हमें दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाई सिंधु घाटी तो उस समय पाकिस्तान में ही था। आज पाकिस्तान अलग हो गया, उस समय भारत में था। तो खुदाई से जब मिला था, भारत अपने पास रखा है, दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया है। वो मांगता है कि हमारे हिस्से का है, हमें दे दो, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ईंटों का आकार वहाँ का कैसा था। पक्के ईंट थे लगभग, तो 4:2:1 में ईंट बने होते थे। कैसे? ये हमारा 4 हो गया और ये हो गया 2, ठीक है। अब इसकी मोटाई की बात करें, हम थोड़ा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ईंट ऐसे बना लेते हैं। ये वाला जो होगा ये हो जाएगा 1 मोटाई, 1 मोटाई, 2 चौड़ाई, 4 लंबाई, ईंटों का आकार होता था, ठीक है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी 2 थी जिसे हम जुड़वा राजधानी कहते थे, जो एक हड़प्पा, एक मोहनजोदाड़ो, ठीक है दोस्तों। दोनों विकसित शहर थे, व्यापारी समृद्ध थे, इसे जुड़वा राजधानी कहा गया। हम चन्हुदड़ो के बारे में जानते हैं थोड़ा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है एग्जाम में। इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण सभ्यता था यह। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता जब खुदाई से हमें मिला है तो एकमात्र ग्रामीण सभ्यता पूछे कौन सा था, तो चन्हुदड़ो था, ठीक है। और यहाँ से गोल ईंटों का साक्ष्य मिला है। बेलनाकार मोहरे मिले हैं, बेलनाकार मतलब गोल। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम आ चुका है। एक हाथी का दांत मिला है। लिपस्टिक एवं चूड़ियों का साक्ष्य मिला है दोस्तों। अगर आपसे पूछे केवल और केवल श्रृंगारदान तो आप मोहनजोदाड़ो मारेंगे, लेकिन अगर लिपस्टिक और चूड़ियों का साक्ष्य बोल रहा है तो चन्हुदड़ो में आएंगे, ठीक है। वक्राकार ईंटें भी यहाँ से मिले, लेकिन ए इम्पॉर्टेंट है और ए इम्पॉर्टेंट है, ए इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन, एकमात्र ग्रामीण चन्हुदड़ो। आगे चलते हैं। ये जानिए आपके सुपर टेट के लिए और यूपी स्पेशल के जितने भी एग्जाम हैं और स्टेट लेवल सारे एग्जाम पीसीएस प्री तक के 90% क्वेश्चन कवर करता है ये नोट्स, ठीक है दोस्तों। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए, बस आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला एक भी क्वेश्चन। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को बढ़ाने में योगदान दीजिए, ठीक है दोस्तों। और जो त्रुटियाँ होती हैं उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारा अभी कोई एक्सपीरियंस है नहीं, पहली बार पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोथल डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर था सिंधु घाटी का, जो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में, ठीक है दोस्तों। पहले तो यही जानिए। यह इस सभ्यता का बंदरगाह था, इसलिए इसे वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। वाणिज्यिक मतलब जहाँ से व्यापार होता है। जैसे अगर भारत की वाणिज्य को अभी पूछा जाए तो कौन सा? मुंबई हो जाएगा। उस समय लोथल को वाणिज्यिक राजधानी का दर्जा दिया था, क्योंकि यही बंदरगाह था, यही सारे व्यापार होते थे। तो आपको पूछा जाए लोथल से क्या क्या मिले थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फारस की मुद्राएं, जब बाहर के लोग व्यापार करने आते तो मुद्राएं का साक्ष्य वहाँ पे मिला है, इसलिए। चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। एक मम्मी का साक्ष्य मिला है, ठीक है दोस्तों। लोथल का एक मात्र मकान है जो मुख्य सड़क की तरफ खुला हुआ था। अनुमान लगाया जा गया है कि यह एक प्रधान का मकान था। सड़क तरफ समझ रहे हैं? इसका मैं कहने का मतलब क्या है कि जो वहाँ के मकान होते थे ये इस तरह से होते थे। जैसे ये हो गया आपका मकान, ये हो गया सड़कें, तो इस तरफ मकान मुंह नहीं खुलता था, इधर खुलता था। मेन सड़कें इधर होती थी, लेकिन एकमात्र ऐसा मकान साथ मिला जो मेन सड़क की तरफ मुँह खुला हुआ था। तो ऐसा लगता है कि जो वहाँ का मेन प्रधान था, प्रधान कह लीजिए, जो शासक कह लीजिए, राजा कह लीजिए, जो भी कहिए आप, उसका ये मकान रहा होगा, ये अनुमान लगाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है इंपॉर्टेंट, घोड़े की अस्थियाँ। इससे आप एक रिलेट कर लेंगे कि पूछता है किस चीज़ का साक्ष्य सिंधु घाटी से नहीं मिलता है, तो केवल अस्थियाँ मिला है, लेकिन यहाँ के लोग जो थे घोड़े से अनजान थे, घोड़े को जानते नहीं थे कि घोड़े क्या होते हैं। देखे थे क्योंकि व्यापारी लेके आते थे, जानते थे, और वहीं से कोई मर गया होगा तो वहाँ पे छोड़ दिए होंगे, दफना दिए होंगे, तो अस्थियाँ मिली है।
लेकिन ये लोग अनजान थे। गाय का भी साक्ष्य नहीं मिलता है, ये भी जानिए, लेकिन बैल का मिलता है। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा हुआ है। एक मम्मी का साक्ष्य मिला, आपको बताया ही है। अब कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा स्थित कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। पहले तो ये जानिए कहाँ, राजस्थान, एग्जाम में आया हुआ है। काली मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ मिली है। कालीबंगा है तो काली मिट्टी ऐसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। जुते हुए खेत है, तो काली मिट्टी कैसे होगा? खेत तो जोतने के बाद ही तो मिट्टी काली होती है, धूप लगता है उसमें, तो जुते हुए खेत हो गए। और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। जहाँ जिस ज़मीन पर हवन कुंड आप हवन करेंगे वहाँ की मिट्टी काली हो ही जाएगी, काली से कालीबंगा हो गया। उसी से रिलेट कर लीजिए कि हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, ठीक है दोस्तों। और हल के निशान अभी आपको बताया कि जुताई किए थे, तो और इसीलिए वहाँ भी जुताई हुआ है, तो हल से ही जुताई करेंगे। तो हाँ, हल के निशान के भी साक्ष्य मिले हैं। ईंटों के बने हुए चबूतरे मिले हैं। मकान बनाने के इस्तेमाल की गई कच्ची ईंटों का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट हवन का है, जुते हुए खेत है, काली मिट्टी की चूड़ियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बनावली देखते हैं। ये नया खोजा गया शहर है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। जो हिसार हरियाणा में स्थित है, हरियाणा का एक शहर हिसार है, वहाँ पे बनावली स्थित है। इसकी खोज 1973 में R.S. बिष्ट ने किया था। कौन किया था? R.S. बिष्ट ने किया था। और यहाँ पे से क्या क्या साक्ष्य मिला है? तिल की खोज हुई है, सरसों के ढेर की खोज, हल के निशान वाले हल के निशान वाले खिलौने मिले हैं, और एक अच्छे किस्म के जौ मिला है, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्ति, पकी मिट्टी की पकी हुई मुहरें भी मिले हैं। और इस सभ्यता की लिपि, अब आगे देखते हैं, अगर पूछा जाए तो इस सभ्यता में 64 मूल चिन्ह थे। 64 इसकी जो लिपि थी, 64 मूल चिन्ह थे इसमें, और इसमें 250 से लेकर के 400 अक्षर लगभग थे इस लिपि में। लेकिन यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और किस प्रकार की लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। मतलब उस पर कोई चित्र बना देते थे, उसी भाव से आप समझ लीजिए कि इसका क्या कहना है। जैसे कोई बैल बना दिए, आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि हमें इस बैल की ज़रूरत है, इसके हमको यूज करना है। इसे भाव चित्रात्मक था, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए हम देखते हैं। इस लिपि को पहले दाएं से बाएं लिखा जाता था। इस लिपि को पहले दाएं से बाएं लिखते थे, दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाएं। पहले ऐसे ऐसे लिखना शुरू करते थे, देखिए ऐसे 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 लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते थे, दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ऐसे लिखते थे, इस लिपि को लिखते थे। कुछ प्रमुख वस्तुओं का आयात कहाँ से लोग करते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बना हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा वस्तु हो गया, ये हमारा स्थान हो गया, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। टिन कहाँ से करते थे लोग? फारस से करते थे, जो ईरान का पुराना नाम था, ठीक है। और कॉपर खेतड़ी राजस्थान, आज भी कॉपर खेतड़ी जो है राजस्थान कॉपर के लिए ही फेमस है, वहाँ से करते थे लोग। चांदी ये फारस या अफगानिस्तान से करते थे, दोनों पास में ही है, रिलेट कर लीजिए। सोना फारस या अफगानिस्तान, सोना चांदी और टिन, सोना चांदी फारस अफगानिस्तान, टिन केवल फारस से। शीशा भी फारस और राजस्थान में। राजस्थान में आज भी शीशा सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि शीशा जो है लगभग रेत में पाया जाता है, वहीं से तैयार होता है, तो वहाँ इसलिए शीशा जो था फारस और राजस्थान से आते थे। शिलाजीत उत्तरी हिमालय, जड़ी बूटियाँ हैं, उत्तरी हिमालय से प्राप्त करते थे। और नीलम, नीलम कहाँ से आते थे? बक्स वहाँ के जंगलों से आते थे। बदख्शा ये अफगानिस्तान शहर है, वहाँ से आते थे। बदख्शा, बक्सवाहा के जंगल नहीं, ये बदख्शा है। बक्सवाहा के जंगल अपना मध्य प्रदेश में है, वो दूसरा है, मध्य प्रदेश और यूपी के से सटा हुआ है। बदख्शा अफगानिस्तान से आते थे। नीलम ये रत्न है, नीलम, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं इस सभ्यता का नष्ट कैसे हुआ है, इसका विनाश कैसे हुआ है, समाप्त कैसे हुआ है। इस सभ्यता के अंत होने के कई कारण हैं, लेकिन एक दो कारण जो है मेजर है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी को डिस्कस करते हैं। कुछ लोग मानते हैं इस सभ्यता का नष्ट हो गया था, भूख हड़ताल हो गया था, इसलिए नष्ट हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत बड़ी महामारी आ गई थी, जैसे अभी कोरोना आया था, इसीलिए नष्ट हो गया। लेकिन काफ़ी लोग जो एग्ज़ाम में भी माना जाता है सही, वो लोग मानते हैं कि बाढ़ से इस सभ्यता का नष्ट हुआ, इस सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ था, ठीक है दोस्तों।
बस दोस्तों, तो अब आगे हम शुरू करेंगे वैदिक काल। हमारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया है। आप इसको एकदम डिस्कस कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिएगा। किसी आसपास में भाई बहन छोटे जो भी हों उससे पूछते रहिए। और लूसेंट का एक ऐप आता है ऑप्शनल वाला, वो डाउनलोड कर लीजिए, और जीएस का, और वहाँ से इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा। 2-4 क्वेश्चन नए मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए उसको करना। इससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।